आज बात हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ की। क्या 2029 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने वाले हैं? क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनने के बहुत करीब है? आइए दोस्तों, बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के सफर के बारे में। जिस उत्तर प्रदेश को कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, जहां पर टूटी हुई सड़कें और बाहुबलियों का कब्जा हर शहर के अंदर था, अतीक अहमद, मुख्तार और विकास दुबे जैसे बाहुबली सरकारों को अपने इशारों पर चलाते थे। जब 2017 के अंदर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उन्हें एक बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाने के लिए काफी काम करना था। उन्होंने सबसे पहला काम प्रदेश की कानून व्यवस्था पे किया। उसके बाद लगातार हर शहर के अंदर एयरपोर्ट, एक्सप्रेस वे के माध्यम से उन्होंने कनेक्टिविटी को सुधारा। योगी आदित्यनाथ का सफर दोस्तों इतना आसान नहीं था। जब पार्टी 2017 के अंदर चुनाव जीती तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही उनके ही पार्टी के बड़े नेता षड्यंत्र करने लगे। कहीं ना कहीं उन पार्टी के बड़े नेताओं ने योगी आदित्यनाथ को सोचा कि ये आदमी कहीं हमारी सीट ना खा जाए। उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनने के 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद हिंदुओं को लगा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का पुराना गौरव लौटा देगी, लेकिन बीजेपी देखते ही देखते 2 से 3 मुद्दों पर अटक गई, जिसमें था ट्रिपल तलाक और राम मंदिर जैसे मुद्दे। और बीजेपी ने उन नेताओं को भी अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जो कभी हिंदुओं के साथ विश्वासघात कर रहे थे, जिन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को बहुत बुरे तरीके से ठेस पहुंचाया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस सब से परे लगातार सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे थे। उन्होंने गौ माता के लिए बहुत ज़्यादा सेवा की और हिंदू धर्म के लिए भी बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया। अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहे थे। वो उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार लोकप्रिय होते जा रहे थे। उनका सबसे बड़ा टास्क था कानून व्यवस्था को सुधारना। जब 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में आई तो उन्हीं की पार्टी के नेता उनके साथ विश्वासघात करने लगे। उनके द्वारा दिए गए टिकटों को उनकी पार्टी के नेताओं ने नकार दिया। जब योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ तो उनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ। उनके पिताजी वन विभाग में कार्यरत थे। योगी आदित्यनाथ पढ़ने में बहुत ही होनहार थे। उन्होंने बीएससी की पढ़ाई फिजिक्स से पूर्ण की, लेकिन 22 साल आते आते उनका मोह जो है सांसारिक जीवन से भंग हो गया। अब उन्हें मिले सबसे बड़े गुरु जो कि गोरखपुर के रहने वाले थे। गोरखपुर में सबसे बड़ा मंदिर है गोरखनाथ मंदिर। उसी के महंत बाबा अभयनाथ से उनका संपर्क हुआ। बाबा अभयनाथ उनके अंदर सच्ची निष्ठा और श्रद्धा को पहचान गए। बाबा अभयनाथ एक महंत होने के साथ साथ एक बहुत कुशल राजनेता भी थे। उन्होंने 1998 में आते आते योगी आदित्यनाथ के कार्य को बहुत ज़्यादा बारीकी से देखा और उन्होंने देखा कि इसके अंदर सांसद बनने की पूरी काबिलियत है। 1998 के लोकसभा चुनाव में महंत बाबा अभयनाथ ने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव में खड़े होने को बोला। योगी आदित्यनाथ 26 साल की एज में ही बहुत बड़ी विक्ट्री से चुनाव जीत गए और उन्हें बहुत ज़्यादा वोट मिले। अब वो अपनी हिंदू युवा वाहिनी के माध्यम से हिंदुओं के लिए लगातार सेवा करने लगे। हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों को वो प्रमुखता से उठाने लगे। इसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। लगातार सरकारें उनके खिलाफ बोलती रही और सरकारों ने उनकी बहुत बेइज्जती की। 2017 आते आते योगी आदित्यनाथ बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए थे। जब भारतीय जनता पार्टी 300 से 12 सीट लेकर आई तो बीजेपी के ही कुछ नेता उनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। वो नहीं चाहते थे योगी आदित्यनाथ सीएम बने, लेकिन योगी आदित्यनाथ कहाँ रुकने टिकने वाले थे। बीजेपी के बड़े नेता चाहते थे केशव प्रसाद मौर्य या मनोज सिन्हा में से ही, लेकिन संघ का दबाव और हिंदुओं की आस्था का जो सम्मान योगी आदित्यनाथ ने रखा था, हिंदुओं की एक प्रमुख डिमांड थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होने चाहिए। आखिर दोस्तों हुआ भी ऐसा ही। जैसे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश के जो बाहुबली और भू माफिया थे उनके बुरे दिन आ गए। उन्होंने सीधा बोल दिया, अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो आपको सही तरीके से चलना होगा, नहीं तो इस उत्तर प्रदेश को छोड़कर जा सकते हो। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के प्रति वो बहुत ज़्यादा गंभीर थे। अब लगातार लोग उनके कार्य को देखने लगे। उन्होंने धीरे धीरे सीधा बोला कि अपराधी अगर सुधर जाओ नहीं तो ठोक दिए जाओ। उन्होंने ठोक देने वाली रणनीति पर बहुत ज़्यादा काम किया और अपने मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीनों में बहुत सारे एनकाउंटर कर दिए। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था धीरे धीरे सुधरने लगी। बहुत सारे
भू माफिया या बाहुबली हो वो सरेंडर करने लगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो कभी होता था कि पूरा का पूरा प्रदेश की कानून व्यवस्था ठप है, अब उस उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा सुधरने लगी और लोगों का विश्वास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर बढ़ने लगा। अभी तभी एक विकास दुबे नाम का एक बहुत बड़ा अपराधी जो कानपुर का रहने वाला था, उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता अच्छी नहीं लगी। उसने बहुत सारे उल्टे सीधे काम कानपुर के अंदर करने स्टार्ट कर दिए। तभी योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को बोला कि इसको पकड़ कर लेकर आओ, लेकिन कहीं मुखबरी होने की वजह से उसने पूरे के पूरे अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर 8 से 9 पुलिस वालों की हत्या कर दी। अब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। लगातार विपक्षी पार्टियों ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। योगी आदित्यनाथ इससे बहुत ज्यादा परेशान हुए और उन्होंने बयान दिया, इस माफिया को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से पकड़ लिया और जब पुलिस उसको उत्तर प्रदेश लाने लगी तभी उसने भागने की कोशिश की और पुलिस ने उसको एनकाउंटर में मार दिया। अब दूसरे बाहुबली की बात कर लेते हैं जिसका नाम था अतीक अहमद। वो प्रयागराज में एक बहुत ही बड़ा बाहुबली था। उसका लगातार चारों तरफ खौफ था और उसने बहुत सारी जमीनों पर प्रयागराज के अंदर कब्जा किया हुआ था। लोग उससे बहुत ज्यादा डरते थे। कुछ बहुत बड़े रईस परिवारों ने उसके एक ही इशारे पर अपने घर परिवार उसके नाम कर दिए क्योंकि उसका आतंक बहुत ज्यादा था। हत्या, मनी लॉन्ड्रिंग और उसके बहुत ज्यादा गैर कानूनी काम थे। इसी को देखते हुए जब उसने राजीव पाल जैसे युवक की हत्या की तो योगी आदित्यनाथ ने उसको भी मिट्टी में मिलाने की सोच की और उसके भाई के साथ एनकाउंटर कर दिया। अब धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ उन सभी बाहुबली और बदमाशों पर कार्रवाई करने लगे, उनके लगातार घरों को तोड़ने लगे और उनकी सारी संपत्तियों को कुर्की करने लग गए और उनकी सारी संपत्तियों को सरकार के नाम कराने लग गए, जिससे कि उनके परिवार के भी हौसले टूट गए। और अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित होने लग गया। उन्होंने सीधा कहा कि कोई भी अपराधी सिस्टम से ऊपर नहीं है और उत्तर प्रदेश के अंदर इन अपराधियों की कोई जगह नहीं। उन्होंने धीरे धीरे बहुत सारे एक्सप्रेस बनाए जिसमें बुंदेलखंड, गंगा एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे शामिल है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की पूरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदल कर रख दिया। उन्होंने नोएडा के अंदर बहुत ज्यादा विकास कराया। जेवर एयरपोर्ट उन्हीं की देन है। उसके माध्यम से नोएडा के अंदर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आने लगे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ निवेश करने लग गई और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की जो पहचान थी हिंदू हृदय सम्राट से, अब वो विकास पुरुष की होने लग गई। आइए दोस्तों बात करते हैं, एक बार जब कुछ छात्र उत्तराखंड एक मंदिर गए थे तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ की बहन को फूल मालाएं भेजते हुए देखा। वो बहुत ज्यादा परेशान हुए कि कहाँ एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो हजारों करोड़ रुपए एक साइन से इधर उधर कर देता, उसकी बहन यहाँ पर फूल मालाएं भेज रही। आखिर कितने ईमानदार मुख्यमंत्री होंगे। उनके एक बार पिता की मृत्यु हो गई थी लेकिन उन्होंने बीच मीटिंग में ये खबर सुनने के बाद भी मीटिंग को नहीं छोड़ा। उन्होंने माना कि कार्य ही आदमी की सबसे बड़ी पूंजी है और लगातार आदमी को कार्य करते रहना चाहिए। जब सपा की सरकार गई तो उनके पास सरकार के पास बहुत सारे बैग रखे थे जिस पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की तस्वीर थी। उन्होंने वो बैग राजनीति द्वेष भाव से नहीं फेंकवाए जबकि उन बैगों को उन्होंने बच्चों में बांट दिया। उन्होंने माना कि राजनीति जो है एक सेवा का माध्यम है और ये जो बैग थे वो जनता के टैक्स पेयर के पैसे से थे। मैं बात करूं कि परिवारवादी जो राजनेता होते हैं वो इतना आखिर विकास क्यों नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं उन पर परिवार का एक बहुत बड़ा दबाव रहता है। इसी का उदाहरण आप योगी आदित्यनाथ को देख सकते हो। योगी आदित्यनाथ का परिवार कभी पहले राजनीति में नहीं था, वो एक साधु सन्यासी थे और लगातार उन्होंने मानव जाति की सेवा करना ही अपना परम लक्ष्य समझा और धीरे धीरे उन्होंने बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा मजबूत किया और उत्तर प्रदेश के लोग भी उनका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। उन्होंने कभी भी गरीब आदमी को कभी भी सिस्टम के द्वारा कभी आहत नहीं पहुंचाया। उन्होंने लगातार गरीब लोगों की सेवा ही की। उन्होंने चाहे जनधन योजना हो या मकान बनवाने हो गरीब लोगों के लिए, उन्होंने लगातार गरीब लोगों के लिए पूर्ण निष्ठा से कार्य किया और यही सेवा भाव उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ज्यादा लोकप्रिय बनाता है। आज उनकी बात करूं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर लोकप्रिय है। वो एक ऐसे चेहरा है जो हिंदू हृदय सम्राट जहां हिंदुओं की उनमें बहुत ज्यादा
गहरी आस्था है और हर हिंदू उन्हें चाहता है कि वो 2029 के अंदर लोकसभा का जब चुनाव आए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री को उम्मीदवार, चाहे कुछ भी हो, वो एक बहुत ही जबरदस्त नेता है जिन्होंने कभी भी लोगों के लिए कभी भी कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। लगातार लोगों के लिए वो काम करते रहे और वो सारे अपने मिनिस्टरों से भी बोलते हैं कि लगातार आप लोगों के लिए काम करते रहो, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनकी पार्टी में वो ही ईमानदार है, जबकि सारे मिनिस्टर भ्रष्ट हैं। फिर भी योगी आदित्यनाथ लगातार अपने कार्य को वो मानते हुए कि कार्य करना और लोगों के लिए कार्य करना, इसी को मानते हुए वो लगातार उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेकर जा रहे हैं। वो मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों या प्रधानमंत्री से समन्वय स्थापित कर रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंच जाए। आखिर देखते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में